गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप आज आपका मास्टर क्लास है। दो टॉपिक है जैसा कि आप देख सकते हैं। एक टॉपिक क्या है? कुपोषण का तिहरा बोझ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। और दूसरा टॉपिक क्या है? स्क्रीन टू सोसाइटी, भारतीय समाज में सोशल मीडिया की भूमिका। तो हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और जो पहला टॉपिक है आपका ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, है ना। तो हम लोग का जो इन जनरल जो आज डिस्कशन होगा इस टॉपिक पे, तो उसका ये होगा कि बिल्कुल ये मैं कम्युनिकेशन करूँगा, आप जवाब देंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। ये मोनोलॉग नहीं होगा, डायलॉग होगा, है ना। एक हेल्दी डिस्कशन होगा इस पे। आपका कुछ सुझाव है इस संदर्भ में, इस टॉपिक के संदर्भ में, बिल्कुल दे सकते हैं बीच में, है ना। तो एकदम
बेहिचक होके सवाल पूछना है। कोई जवाब अगर आप दे रहे हैं तो माइक है ना, माइक माइक है? अच्छा ठीक है। तो आप या फिर आप सवाल पूछ दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा ताकि ऑनलाइन ये समझ में आ जाए, है ना। दूसरी बात कि डरना नहीं है कि अरे सर ने सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं तो गलत जवाब दे रहे हैं। गलत जवाब देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक गलत जवाब अभी नहीं दोगे तब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा। जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा एग्जाम में वो सही नहीं होगा, है ना। आइंस्टीन महोदय क्या बोलते हैं कि जिसने कभी कोई गलती नहीं किया उसने कोई नया काम नहीं किया। गलती डरो मत, अभी तो बड़ा अच्छा उम्र है गलती करने का, है ना। तो ऑब्वियसली ये आप समझ पा रहे होंगे, मैं डिक्टेशन नहीं कराऊंगा, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, आपके नोट्स मेकिंग नहीं कराऊंगा। आप साथ में कुछ अगर आपको उतारना है तो बिल्कुल आप उतार सकते हो, ठीक है। तो ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कुपोषण जो है, कुपोषण वो क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद कुपोषण के प्रकार को समझेंगे, कितने प्रकार के कुपोषण होते हैं। उसके बाद टीबीएम, शॉर्ट में किसको बोलते हैं, टीबीएम, ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन जो टॉपिक है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। क्यों बोला जाता है कि भारत में ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है ना। उसके बाद फिर भारत में कुपोषण की स्थिति, अलग अलग रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये कुपोषण का कारण क्या है, क्यों भारत में इतना ज़्यादा व्याप्त है कुपोषण, और हम लोग जितना आर्थिक प्रगति 1990 के बाद किए हैं, जितनी तीव्र गति से हम लोगों ने प्रगति की है, आर्थिक प्रगति की है, उतनी तीव्र गति से भुखमरी और कुपोषण की स्थिति में सुधार नहीं कर पाए, है ना। वो हम लोग डेटा से भी देखेंगे उसके कारण क्या है। उसके बाद कुपोषण का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे, किसी व्यक्ति पे, समाज पे, परिवार पे, राष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। क्या इसके लिए कुछ सरकारी प्रयास हैं, कुछ सरकार ने स्कीम चलाई है, उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपका समाधान होगा, हमारा समाधान होगा आगे की राह, वे फॉरवर्ड, हम लोग क्या कर सकते हैं कुपोषण के संबंध में, सरकार और क्या कर सकती है कुपोषण के संबंध में, यहाँ तक कि वो आप में भी जागरूकता आएगा कि भाई कोई ठीक नहीं है, आप भी कुपोषित हो। मोटापा भी आजकल कुपोषण है, उसको कैसे सुधारें, या फिर अपने परिवार में, मैं आज प्रूफ करूंगा कि परिवार में भी कुपोषण आपको देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कुपोषण क्या है। बताइए आपके बीच से, कोई बात नहीं, देखो बेसिक तो कुपोषण शब्द पता है, उसका एक आइडिया भी है। किसका, पोषण का असंतुलन, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, तो उनका कहना है कि आहार जो लेते हैं उसमें मिनरल्स जो लेते हैं, उन चीजों की, खनिज तत्वों की कमी होना, और संतुलन या असमता की वजह से। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने एक्चुअली सारा डायमेंशन बता दिया। इसको अगर हम लोग ऐसे समझे, कुपोषण, कुपोषण जो है असंतुलित आहार के सेवन से है, इसका संदर्भ असंतुलित आहार का सेवन से संबंधित है, जिस कारण जब असंतुलित आहार का सेवन करोगे तो उस कारण से क्या होगा, पोषक तत्व की या तो कमी होगी,
या तो पोषक तत्व की कमी होगी या अधिकता होगी या असंतुलन होगी। आप जब हेल्दी डाइट लेते हो तो एक तो पेट भरना चाहिए, तो अल्प पोषण, देखो जो पोषण में दो चीज है, एक तो ऊर्जा मिलनी चाहिए हमें, कैलोरी ऊर्जा जो चाहिए एक ह्यूमन बॉडी को एज के अनुरूप वो अलग अलग होता है। तो जो कैलोरी ऊर्जा अगर कम मिल रही है तो क्या हो जाएगा, वो अल्प पोषण। क्या हो जाएगा, अल्प पोषण। उसको क्या बोलेंगे, अल्प पोषण बोलेंगे। मतलब पेट नहीं भर रहा है। अगर 250 ग्राम चावल कोई खाता है उसको 150 ग्राम मिल रहा है, पेट नहीं भर रहा है, जितना उसकी ऊर्जा की आवश्यकता है उतना उसको प्राप्त कैलोरी ऊर्जा नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं कि 5-5 पिज्जा एक साथ खा लेते हैं, है ना, तो उनको कैलोरी ऊर्जा चाहिए 2000 किलो कैलोरी और ले रहा है 10,000 किलो कैलोरी। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मोटापा अति पोषण में बदल जाएगा। किसमें, अति पोषण, अति पोषण। तो दो टाइप देख लिए, एक तो भैया अल्प पोषण है, जब जो कैलोरी ऊर्जा चाहिए उससे कम तुम खा रहे हो, पेट नहीं भर रहा है। एक है जरूरत ज्यादा खा रहे हो, पेट तो भर ही रहा है, साथ में ऐसे चीज खा रहे हो जिससे जरूरत ज्यादा ऊर्जा मिल रहा है, तो अति पोषण, मोटापा होगा, उसमें डायबिटीज की समस्या होगी, होगी ना। और एक ऐसा सिनारियो है जब आपका पेट भर रहा है, आपका पेट भर रहा है, आप लग रहा है कि हम तो हेल्दी डाइट खा रहे हैं, पेट भर रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिल रहा है ना। क्या नहीं मिल रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, जिसको छुपी हुई भूख या प्रच्छन्न भूख कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रच्छन्न भूख। पेट भरा हुआ है, आपको भूख नहीं लगेगा, लेकिन वो छुपी हुई भूख है, उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व आपको शरीर में मिलना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे आपको आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, है ना, ये सब पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, इससे भी कुपोषण होता है। तो सिस्टेमेटिक तरीके से समझ गए कि भाई क्या है डेफिनेशन कुपोषण का, कि असंतुलित आहार के सेवन करने से पोषक तत्व की या तो शरीर में कमी होती है या अधिकता होती है, या फिर सूक्ष्म पोषण, या फिर असंतुलन होती है। जब कमी होती है तो अल्प पोषण, जब ज्यादा हो जाता है तो फिर अति पोषण, और जब असंतुलित हो जाता है, खासकर सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो जाता है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी या प्रच्छन्न भूख कहते हैं। ठीक है, तो आपने प्रकार समझ लिया। अब क्या है, इन जनरल जरा समझिए कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश में लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, मतलब खाने का दिक्कत नहीं है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे है और लोग अपना जरूरत के हिसाब से खाना खरीद पाते हैं। आपको अल्प पोषण बड़ा कम देखने को मिलेगा ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, है ना, अमेरिका में भी होमलेस लोग हैं, लेकिन इन जनरल आपको अल्प पोषण का वजन उन पे नहीं होगा, अल्प पोषण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन विकसित देश में जो ग्लोबलाइजेशन के पहले से ही जो कोक और पिज्जा ये सब जो कल्चर पहले से ही वहाँ पे है, तो उसके कारण अति पोषण देखने को बहुत मिलेगा। जो मोटापा है, ओबेसिटी है, या फिर डायबिटीज की समस्या बड़े स्तर पे आपको देखने को विकसित देश में मिलेगा।
एक से एक गजब के मोटे लोग मिल जाएंगे आपको। उनका डाइट में भी जो मांसाहार पे को प्राथमिकता है तो बहुत ज्यादा या तो प्रोटीन भी ले लेते हैं, है ना। अति पोषण की समस्या आपको देखने को मिलेगी, जो काफी हद तक ये भी बहुत बड़े विकसित देश में इन जनरल बहुत बड़ा वर्ग चूंकि पढ़ा लिखा है तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के प्रति सजग होता है ना। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के प्रति सजग होता है तो क्या करता है वो कि अपना अदर अदर सोर्स से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, चाहे आयरन हो, सरकार के भी प्रयास रहते हैं, है ना, या फिर आपको आयोडीन हो। तो इन सब चीजों की कमी नहीं होती है। एक्सेप्शंस फिर से मैं बोल रहा हूं, कुछ प्रतिशत आबादी में जरूर होगी लेकिन वो बर्डन नहीं है। तो जो विकसित देश है वहां पे कुपोषण के संबंध में आपको ट्रिपल बर्डन, डबल बर्डन सुनने को नहीं मिलता है। क्या मिलता है सुनने को? सिंगल बर्डन, अति पोषण, है ना। जब पारंपरिक रूप से जो अविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, वहां पे आज से इवन 15 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन पढ़ते थे। हम लोग क्या पढ़ते थे? डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है तो अल्प पोषण की समस्या तो थी ही, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं मिल रहा है, उस कारण से क्या था? सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी थी। लेकिन आप देखेंगे पिछले 10 साल में ये डबल बर्डन किस में बदल गया? ट्रिपल बर्डन में बदल गया। अब हमें तो विकसित देश की तरह कम से कम जो अल्प पोषण वाले की समस्या को समाधान करना था। विकसित देश का समस्या ले आए, समाधान नहीं किए। तो आपको समाज में ट्रिपल बर्डन माल न्यूट्रिशन का तिहरा बोझ देखने को मिलेगा। समाज छोड़ दो, एक ही परिवार में आपको जो पिताजी हैं, पुरुष है, वो आपको दिख जाएंगे अति पोषण के शिकार। जो बच्चा है या माँ है वो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के शिकार दिख जाएंगे, है ना। बच्चा अति पोषण का भी शिकार हो सकता है, ये भी हो सकता है जो वेल्दी फैमिली है। या फिर एक ही परिवार में आपको तीनों फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एक ही परिवार में कोई माँ अल्प पोषण की शिकार है, बच्चा सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से गुजर रहा है, और पिताजी अति पोषण के शिकार है, ज्यादा ही खा रहे हैं घी मलाई, है ना। तो भारतीय समाज में पूरा देश छोड़ दो, एक एक परिवार में आपको तीनों वजन देखने को मिल जाएगा। अब इस ट्रिपल वजन को और अच्छे से समझते हैं। ये जो ट्रिपल वजन है, जब अपर्याप्त पोषण होता है, कैलोरी कम मिलता है, तो ट्रिपल वजन के 3 प्रकार उभरते हैं। बच्चों के संदर्भ में 3 प्रकार उभरते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा स्टंटिंग। स्टंटिंग इंग्लिश में लिखना बड़ा जरूरी है, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा देखने को मिलेगा क्या? वेस्टिंग। तीसरा देखने को क्या मिलेगा? अंडरवेट। इसको अगर आप हिंदी में लिखते हो तो क्या लिखोगे बताइए? स्टंटिंग को ठिगनापन, वेस्टिंग दुबलापन, अंडरवेट क्या बोलेंगे? कम वजन। पांच साल से छोटा बच्चा, उसमें जब अल्प पोषण देखने को मिलता है तो 3 प्रकार का अल्प पोषण आपको देखने को मिलेगा: स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट। अब बताइए स्टंटिंग किसको कहते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए। ऊंचाई की तुलना में हाइट, किसकी तुलना में? उम्र की तुलना में हाइट कम होना, लंबाई उसका
कम होना, H/A, आपको याद करना बड़ा जरूरी है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में भी इसका एनालिसिस आ सकता है। हाइट, H फॉर हाइट और A फॉर एज। एज की तुलना में हाइट कम होना वही क्या है? स्टंटिंग है, ठीक से पोषण नहीं मिला, एज बढ़ रहा है लेकिन हाइट उसका कम ही रह गया। ठीक है। दूलापन, वेस्टिंग क्या है? ऊंचाई की तुलना में वजन कम होना, W/H। हाइट की तुलना में वजन कम होना। अंडरवेट क्या है? अंडरवेट का मतलब वजन कम है, किसकी तुलना में? उम्र की तुलना में। तो वेट की तुलना में, सॉरी, एज की तुलना में वेट कम है, अंडरवेट। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा, एक ही परिवार में कोई बच्चा ठिगनापन का शिकार हो, कोई दुबलापन का शिकार हो, कोई कम वजन का शिकार हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बच्चा तीनों चीज का शिकार हो? अत्यंत कुपोषित बच्चा कैसे नहीं होगा? एज की तुलना में हाइट भी कम हो गया, एज की तुलना में वेट भी कम है, और हाइट की तुलना में वेट कम है। हो नहीं सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अत्यंत कुपोषित बच्चे के साथ ये स्थिति होती है, तीनों चीज उसमें देखने को मिलता है। इसको याद भी करने का तरीका समझ जाइए। ये जो वेस्टिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, W ऊपर आएगा, है ना, और ये एज की तुलना में नहीं, हाइट की तुलना में है, और दोनों जगह A नीचे। इन जनरल लोग ठिगनापन और अंडर वेट याद कर लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। वेस्टिंग में, दुबलापन में क्या? हाइट की तुलना में वेट कम है। ठीक है। अधिक पोषण अधिक खाद्य का सेवन से होता है, ये इसके कारण क्या होगा बताइए? अधिक वजन हो सकता है कि नहीं? मोटापा होगा, और डायबिटीज, विभिन्न प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ जाता है। क्या इसके कारण डायबिटीज, हार्ट अटैक जल्दी आ सकता है? बिल्कुल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ जाता है, ये सब अतिपोषण, मोटापे के कारण, अधिक वजन के कारण होता है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, तो पर्याप्त कैलोरी तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन विटामिन, खनिज आदि की क्या हो रही है? कमी हो रही है। खनिज में जैसे आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, इस सब की कमी है। प्रच्छन्न भूख बोलते हैं, है ना। भारत इस तीनों प्रकार के कुपोषण से ग्रसित है। तीनों प्रकार का कुपोषण भारत पे बोझ बनाए हुए है, जिस कारण से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी एक बार प्रकार समझ लें, है ना, क्या क्या होता है। किसी कोई डाउट, कोई सवाल पूछना हो? शुभम, ठीक है। क्या चाहिए? नहीं, वो कुपोषण का प्रकार नहीं है डिसेबिलिटी। नहीं, डिसेबिलिटी, कुपोषण के कारण कोई डिसेबल हो सकता है, डिसेबिलिटी आ सकती है ना। क्या चाहिए? हाँ, मानसिक विकास तो वो बाद की, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो प्रभाव में देखेंगे, लेकिन वो कुपोषण का टाइप नहीं है डिसेबिलिटी, है ना। अब इसके संबंध में जो विभिन्न रिपोर्ट आई है, उन रिपोर्टों पे हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन सी रिपोर्ट है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कब आई थी? ये 1921 में ये सैंपल लिया गया था। उसके बाद क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स लेटेस्ट है, 2024 का है। उसके बाद क्या है? ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2022 का है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया, सॉरी, इन द वर्ल्ड 2024 का।
ये बताओ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन कराती है? कौन सी मंत्रालय इसकी नोडल मंत्रालय है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑब्वियस चीज है। आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करती है? दो एनजीओ है, एक आयरलैंड की, एक जर्मनी की, एक कर्सन वर्ल्ड वाइड और एक जर्मनी वाला अजीब सा नाम है हम्फिंगटन, ऐसे मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, देख लीजिएगा। तो वो प्रीलिम्स में पूछेगा, मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों मिलके रिपोर्ट जारी करती है। उसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन जारी करती है? ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड कौन जारी करती है? FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सब, इसलिए इसका जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट के, अच्छा हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूंगा तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए इंग्लिश में लिख के लाया हूं इसको, है ना। आपको जब आंसर कुछ भी आएगा वहां पे ये कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। इसमें जब विभिन्न प्रकार के डेटा को देखा जाता है तो हम लोग देखते हैं स्टंटिंग, वेस्टिंग। देखो ये रिपोर्ट तो बहुत बड़ा होगा, बहुत सारा डेटा होगा इसमें, समझ पा रहे हो बात। हम लोग को जो कुपोषण के संबंध में डेटा लेना है, हर चीज, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, इसमें सारे डेटा है, इसमें सैकड़ों पेज का रिपोर्ट होता है। स्टंटिंग, वेस्टिंग और बताइए अंडरवेट। इसके संबंध में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो अभी कुछ साल पहले आया, उसके पहले 15-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया था, ताकि कंपेयर कर सके डेटा को, ताकि हम लोग कंपेयर कर सके डेटा को। जो स्टंटिंग आप देखिएगा तो ऑब्वियसली स्टंटिंग ये सब किसके संदर्भ में है? कितना साल के बच्चे के लिए? बच्चे का उम्र 5 साल से कम होना चाहिए, है ना। तो 35.5% बच्चे भारत में स्टंटिंग के शिकार हैं, 1/3 से ज्यादा है। वेस्टिंग के शिकार 19.3% बच्चे हैं, और अंडरवेट के शिकार 32.1% बच्चे हैं। ये भी लगभग 1/3, ये भी लगभग 1/3 से ज्यादा है। और ये आपको 5वां हिस्सा बच्चा आपके वेस्टिंग का शिकार। वेस्टिंग का मतलब हाइट की तुलना में कम वजन। जब इसको, अच्छा ये 2019-21 के लिए ये डेटा है, और ये 2015-16 के लिए डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के अंतर पे क्या इंप्रूव किए हम लोग, कहाँ किस स्थिति में है। तो जब 4 का डेटा देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें स्टंटिंग में हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव किए हैं। 38.4% बच्चा उस समय 2015 के आसपास स्टंटिंग का शिकार था। वेस्टिंग में 21% बच्चा वेस्टिंग का शिकार था, और अंडरवेट में 35.8% बच्चा अंडरवेट का शिकार था। देख लीजिए, ये डेटा कंपेयर कर लीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 3% हम लोग कमी किए हैं, यहाँ पे 2% से कम है, और यहाँ 3% कमी किए हैं। आप मजेदार बात देखो कि वेस्टिंग
हमेशा वैसे आप बोलेंगे सर कम आंकड़ा है इसलिए कम कम हुआ, लेकिन वेस्टिंग को कम करना सबसे टफ होता है तीनों में। दुबलेपन को कम करना सबसे टफ है तीनों में, सबसे जटिल यही माना जाता है। एक बार तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पहले का रिपोर्ट था उसमें, उसके बाद ये तो जो आपका 4 है तो 3 की तुलना में तो वेस्टिंग बढ़ गया था। 5 साल में वेस्टिंग बढ़ गया, इधर पिछले 5 साल में कम हुआ है थोड़ा। सोचो, और सब कम हो रहा है, वेस्टिंग एकदम लगभग वही आपका 20% के आसपास हमेशा बना हुआ है पिछले 10-15 साल से, उसको कम करना बड़ा कठिन हो गया है। ठीक है, तो रिपोर्ट का डेटा हम लोग देख लिए मोटा मोटी। जब नेक्स्ट डेटा देखेंगे, ये किससे संबंधित डेटा है बताइए? ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें जो 0 माना जाता है, उसमें इंडेक्स में जो आपको ये मिलेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर, 0 का मतलब परफेक्ट, कोई कुपोषण नहीं है, और ऊपर 100 की तरफ जितना जाएगा उतना ज्यादा कुपोषण माना जाता है। देखिए, जो कुपोषण है अगर 0 से 9.9 के बीच में है तो लो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगर 10 से 20 के आसपास है के बीच में है तो मॉडरेट लेवल पे है, 20 से 35 के बीच में है तो सीरियस लेवल पे है, और 35 से 49 के बीच में है तो अलार्मिंग लेवल पे है, अगर 50 से अधिक है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग लेवल पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो भारत को, एक चीज वैश्विक औसत भी बता दूं पहले, तभी आपको मजा आएगा। वैश्विक औसत जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का है, जो स्कोर है 18.3 है। कितना है? वर्ल्ड एवरेज 18.3। भारत का जो स्कोर आया है वो आपका 27.3 आया है। इंडिया का स्कोर 27.3 है, मतलब ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा। पूरा ग्लोबल एवरेज देखेंगे तो पूरी दुनिया कुपोषण के संबंध में मॉडरेट लेवल पे है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरी दुनिया का, लेकिन भारत बहुत पीछे है। और क्या स्थिति है? सीरियस लेवल पे है। वो आपको इसके रैंकिंग में भी परिलक्षित होता है। इसका जो भारत का रैंकिंग देखोगे तो टोटल 127 देशों में 105वां रैंकिंग है। बस हमारे जो भाई हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वही पीछे हैं। बांग्लादेश भी आपसे आगे, मतलब काफी पीछे हैं हम, है ना? कहाँ हमारी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पीपीपी टर्म्स में, है ना? खाद्यान्न का हम लोग इतना एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 10% एक्सपोर्ट खाद्यान्न से आता है। इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इतना हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, लेकिन कुपोषण में देखिए इतनी बुरी दयनीय स्थिति बनी हुई है। ठीक है, जब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 चीजों पे ये कैलकुलेट होता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है आपका। एक क्या है? अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टल्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर न्यूरिशमेंट मतलब पूरे पॉपुलेशन में कितना % पॉपुलेशन कुपोषित है, अंडर अल्प पोषित है। अच्छा वर्ड क्या है? अल्प पोषित है। चाइल्ड स्टंटिंग का बता दिया, क्या मतलब है कि कितने बच्चे ठिगनेपन के शिकार हैं 5 साल से कम, कितने बच्चे दुबलेपन के शिकार हैं, कितना प्रतिशत बच्चे, और कितना प्रतिशत बच्चे अपना 5वां बर्थडे नहीं मना पाते हैं, 5 वर्ष से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं। इसमें 1/3 वेटेज इसको मिला है, 1/3 इसको मिला है, और इसको 1/6 है ना? इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखेंगे
7% जो पॉपुलेशन है वो भारत में अंडर न्यूरिशमेंट का शिकार है, अल्प पोषित है। उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग में देखेंगे 35.5% बच्चे, वहां कितना था जब हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किए, उसमें कितना आ रहा है डेटा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में वहां भी 35.5, तो लगता है कि ये डेटा ठीक है। उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग में आपका 18.7%, वहां कितना था? 19.3, ये भी आसपास है ना, अलग अलग सर्वे। और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी देखोगे तो बाल मृत्यु दर 2.9%, जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वो 5वां बर्थडे नहीं देख पाते हैं। कितना परसेंट बच्चे? 100 में 2.9 बच्चे, लगभग 3 बच्चे मर जाते हैं। ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, ये जो स्कोर है 27.3, हम लोग ने 2000 ईस्वी, क्योंकि अभी लगभग 25 साल पूरा हो चुका है, 24 चल रहा है, 25 आ रहा है, 24-25 सालों में क्या अचीव किए हैं। उस समय स्कोर आता था भारत का 38.3, ये 2000 ईस्वी का 38.3 का मतलब क्या है? अलार्मिंग में थे हम लोग, 20-25 साल में सीरियस पे पहुंचे। आप मेरी बात, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ है, हुआ है। पूरी दुनिया सुधर रही है, हमारी रैंकिंग नहीं सुधर रही है क्योंकि पूरी दुनिया सुधर रही है। लेकिन हम लोग देखिए ठीक ठाक लगभग 10% का, सॉरी स्कोर में 10 का अंतर है, जहां अलार्मिंग लेवल से हम लोग कहां चुके हैं? सीरियस ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे सीरियस स्थिति में आ चुके हैं। ठीक है। जैसे दिल्ली में जो AQI देखोगे हजारदस होगा, है ना, यही होता है ना। अगर पॉल्यूशन कम भी होगा तब भी बुरी स्थिति में होता है ना। कभी 80-85 या फिर 20-25 नहीं देखोगे शुद्ध वातावरण, 300 के आसपास ही आप देखोगे, वही स्थिति है। सुधार भी हुआ है, फिर भी हम लोग सीरियस लेवल पे हैं। अब जब ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आप देखेंगे तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में उसका कहना है कि भारत में 67% बच्चे 5 वर्ष से कम एनीमिया के शिकार हैं। बाप रे, कितना परसेंट बच्चे? 67% बच्चे 0 से 5 वर्ष कर लें, इसको कर दें, 2/3 बच्चे आपके किसके शिकार हैं? एनीमिया के शिकार हैं। वो महिलाएं जो उत्पादक उम्र में है, 15 से 59 साल के महिलाएं, तो एनीमिया की शिकार, ये बच्चे के संदर्भ में हो गया। 57% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। किस एज ग्रुप की? 15 से 59। ठीक है। जब एक और इससे डेटा मिल जाता है ओवरवेट का, महिलाओं में और पुरुषों में जब आप देखेंगे तो महिलाएं 6.2% महिलाएं ओवरवेट की शिकार हैं। पुरुष में 3.5% पुरुष ओवरवेट के शिकार हैं। जो अभी बच्चे हैं उसमें 1.6% बच्चे ओवरवेट के शिकार हैं। आपको लग रहा है सर कौन सा बड़ा डेटा है, क्या हो जाएगा? 6% तो महिलाएं हैं। ये तो शुरुआत है। जो हम बता रहे हैं कि पहले इतनी दयनीय स्थिति, ऑब्वियसली मोटापा पहले भी था लेकिन कम लोगों में था, लेकिन जो बदलाव आया है हमारा जीवनचर्या का, जीवन शैली का, उसका बहुत प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। जब अगला रिपोर्ट आप लास्ट रिपोर्ट देखेंगे, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, तो उसका कहना है
कि भारत में अल्प पोषित आबादी लगभग 20 करोड़ है। बाप रे। इसका यह भी कहना है कि कुल आबादी का 55% लोग को 55% जो इंडियंस हैं लोग को हेल्दी डाइट तक पहुंच नहीं है, मिलता नहीं है। हेल्दी डाइट नहीं मिलता। ये 55% जब आप तब्दील करोगे तो लगभग 80 करोड़ आबादी आ जाती है, उसको हेल्दी डाइट ही नहीं मिल रहा है। तो आधे से अधिक आबादी आपकी हेल्दी डाइट नहीं खा पा रही है। 20 करोड़ आबादी अल्प पोषित है, जहां पे बहुत ज्यादा भूखमरी है ना। वहां पे अति पोषण और सूक्ष्म पोषक तत्व तो ये सब देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल रहा है ढंग से। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। और जब आप पुराना जब डेटा देखोगे तो वहां भी आपको भयावह स्थिति देखती है कि कम से कम 1/3 बच्चा क्या है, स्टंटिंग का शिकार है। सबसे भयावह स्थिति तो भाई एनीमिया है। 67% 2/3 बच्चों में एनीमिया है। 57% महिलाओं में एनीमिया के शिकार है। ये विभिन्न रिपोर्ट में कुछ और निष्कर्ष हैं, वो एक जैसा पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि दक्षिण भारत की तुलना में कुपोषण की बुरी स्थिति उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इंडिया एवरेज, दक्षिण भारत में एक आंध्र प्रदेश आ जाता है या तेलंगाना, लेकिन मतलब जिसमें बुरी स्थिति है, लेकिन इंडिया एवरेज से ज्यादा स्टंटिंग आपको बिहार, यूपी, असम में बहुत बुरी स्थिति है, उन जगहों पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें दिख गया कि भाई कुपोषण की भयावह स्थिति है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब आते हैं, क्या कारण हो सकता है कि इतना ज्यादा कुपोषण भारत में एक तरह से ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, क्यों है? क्या क्या शुभम बताओ। आपका कहना है निर्धनता के कारण बहुत ज्यादा है, और बताइए। इनका कहना है शुभम का निर्धनता और अशिक्षा और बताइए। रोजगार की कमी वो निर्धनता में आ जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, और बताइए। बहुत वो माइन्यूट लेवल पे ऐसे बताओ। खाद्य सुरक्षा, पीडीएस किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा व खाद्य वितरण प्रणाली के साथ मुद्दा है कि नहीं मुद्दा? और बताइए, और आपके पास कोई पॉइंट हो? जनसंख्या वृद्धि, गरीबी सब में आ जाएगा, है ना। मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, सिर्फ जनसंख्या वृद्धि एक मतलब डायरेक्ट इन जनरल भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, इतना जनसंख्या को पेट भर देगा। तो जनसंख्या वृद्धि कारण नहीं है, खासकर आज के जमाने में। 25 साल पहले बोलते तो पहला पॉइंट वही लिखते हैं। बताइए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रहे हो, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक प्लस जो भी इस संदर्भ में सरकार प्रयास कर रही है, जो योजना लगा रही है या आजादी के बाद इस संदर्भ में प्रयास किया है, तो
योजनाओं की क्रियान्वयन में कमी या अदक्षता, ठीक है। किसमें? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड। देखो हर एक पॉइंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तुम डायरेक्ट कैसे इसको कुपोषण से जोड़ोगे? डायरेक्ट कैसे? तो भाई सही टाइम पे हम खाद्य वितरण प्रणाली की कमी इसमें आ जाएगा। तो ऐसे पॉइंट देने हैं जो डायरेक्ट हिट मारता हो। अब समझना है कि जो निर्धनता है, जितना ज्यादा निर्धनता होगा, गरीबी होगा, उतना कम खाद्यान्न तक पहुंच होगा लोगों का। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, तो उतना कम पहुंच होगा। अगर खाद्यान्न तक पहुंच हो भी गया लेकिन दूध और ये जो प्रोटीन का जो सामान है वो महंगा हो रहा है, उतना कम पहुंच होगा। जैसे ही महंगाई बढ़ता है लोग प्रोटीन के सामान से पीछे हटते हैं, पेट भरने पे स्थित हो जाते हैं। जितना ज्यादा जो आर्थिक असमानता भारत में बढ़ रहा है, गरीबी की अतिव्याप्तता है। हम लोगों ने गरीबी मिटाने में बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है ना? गरीबों की संख्या कहाँ है? भारत में, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी है और यहाँ का मिनिमम अगर 20% भी गरीब है तो वही संख्या कितना होता है? 30 करोड़ हो जाता है। गरीबी की अतिव्याप्तता है भारत में। अमर्त्य सेन अपने बुक में लिखते हैं कि भूखमरी जो है वो सिर्फ खाद्यान्न की अनुपलब्धता या उपलब्धता नहीं है। क्या इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? भूखमरी का जो सिर्फ खाद्यान्न की उपलब्धता या अनुपलब्धता का परिणाम नहीं है, यह सामाजिक आर्थिक असमानताओं का परिणाम है। मैं इसमें आर्थिक असमानता मैंने देख लिया, सामाजिक पे आएंगे तो उस पर बात करेंगे। अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं एक बार बताइए? कि भूखमरी या कुपोषण सिर्फ खाद्यान्नों की उपलब्धता या अनुपलब्धता का परिणाम नहीं है, यह सामाजिक आर्थिक असमानताओं का परिणाम है ना। तो अब आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पे। जो समाज में प्रतिसत्तात्मक सोच है बड़ा, और ये परिवार के अंदर तक है, परिवार में है तभी समाज में है, तभी देश में है। तो आप देखेंगे कि जिस घर में पैसा ठीक ठाक है, धनाढ्य घर है, वहां भी महिलाएं कुपोषित मिल जाएंगी। जब मैं बोल रहा हूँ 57% महिलाएं कुपोषित हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे घर की महिलाएं जो अपर मिडिल क्लास हैं वो भी कुपोषित मिल जाएंगे। क्यों? बेटा और पति खा ले उसके बाद खाएंगे, रात का खाना बच गया तो सुबह में वही खाएंगे। ये सब हमारे घर में भी है, मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरी माँ भी करती है, हम इतना डांटते हैं, इतना क्यों वो समझेगी? उसके बाद कभी गर्म खाना नहीं खाती। बेटा और पति जब तक खाएगा तब तक खाना ठंडा हो चुका है। कभी दूध नहीं पिएगी। सीधे हम बोलते हैं बोले दूध पी के कहाँ जाएंगे हम? बोले अरे जाना कहाँ है, यही रहना है। पापा पीते हैं, हम पीते हैं, आपको ही पीना है। घर का गाय है, घर में भैंस है ना। लेकिन वो एटीट्यूड ऐसा है, ऐसा नहीं कि जागरूकता नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रतिसत्तात्मक सोच ऐसा बन गया है धीरे धीरे कि वो पौष्टिक आहार नहीं लेगी, फल नहीं लेगी। फल है तो बेटा खाएगा, पति खाएगा। यही चीज, हाँ यही चीज आप देखेंगे कि परिवार में बेटा को अच्छा खाना मिलेगा और बेटी को दोयम दर्जे का, माँ के साथ वही बासी खाना निपटाएगी। होता है कि नहीं? प्रैक्टिकल चीज मैं बोल रहा हूं मैं। ये सामाजिक व सांस्कृतिक कारक में आपको सिर्फ पैसा अगर दे दो उससे लोग खाने लगे, ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप देखोगे महिलाओं में इतने बड़े स्तर पे तुलनात्मक पुरुष की तुलना में बहुत ज्यादा एनीमिया के शिकार हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, प्रोटीन की कमी आप देखोगे। आप सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि जो वो सब महंगा मिलता है, और महंगा खाना कौन खाएगा? पति और बेटा। गरीबी भी कारण है, लेकिन एक ये भी कारण है। तो सिर्फ आप निर्धनता मिटा दोगे इसलिए हो जाएगा, ऐसा
नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि कुपोषण महिलाओं में कम हो जाएगा सिर्फ निर्धनता मिटाने से। कम होगा, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूं, अभी तक सरकार का, हालिया कुछ दिनों तक सरकार का जो दृष्टिकोण कुपोषण के संबंध में रहा है, एक आयामी दृष्टिकोण रहा है। इसका मतलब सरकार आजादी के बाद से, क्योंकि भाई भूख की समस्या भयानक थी, सरकार भी क्या करे, पैसे नहीं है, तो एक आयामी दृष्टिकोण रहा है। वो कुपोषण को सरकार ये मानती रही है कि ये भूख की समस्या है, भूख मिटा दो कुपोषण मिट जाएगा, कम हो जाएगा। सरकार का एक आयामी दृष्टिकोण पीडीएस सिस्टम रहा है कि भाई अनाज देते रहो नीचे लेवल पे और लोगों का भूख मिटेगा तो कुपोषण भी कम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिडायमेंशनल अप्रोच। साथ में इसी को बोलते हैं, ऊपर से प्लानिंग कमीशन के माध्यम से सारे निर्णय होते थे। जो मॉडल केरल में लग रहा है वही बिहार में भी लग रहा है, टॉप टू बॉटम अप्रोच। जबकि बिहार में जमीनी हकीकत कुछ और है, केरल में जमीनी हकीकत कुछ और है। टॉप टू बॉटम अप्रोच, जहां टॉप टू बॉटम अप्रोच रहता है वहां वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हो जाता है कि एक ही तरह का कपड़ा सबको दे दो, सब पहन लेगा। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच बड़ा इनएफिशिएंट मेथड है कोई भी योजना लगाने का। एक तो एक आयामी दृष्टिकोण रहा कि भैया सबको भरपेट खाना दे दो। दूसरा क्या रहा, टॉप टू बॉटम अप्रोच, स्थानीय निकाय को इसमें शामिल नहीं किया गया आज तक, है ना। समुदाय आधारित दृष्टिकोण नहीं लिया गया, समुदाय को शामिल नहीं किया गया। ऊपर से फंड आ रहा है, ऊपर से अनाज आ रहा है और वही नीचे पे जा रहा है, खूब करप्शन हो रहा है। एक टाइम पे पीडीएस सिस्टम में मोर देन 50% लीकेज था, बिहार उसमें झंडा गाड़े हुए था। मोर देन 65%, 2/3 लीकेज, लोगों को अनाज ही नहीं मिलता था। समझ पा रहे हैं। तो जो तुम एक आयामी दृष्टिकोण माने वो भी तो ठीक से नहीं कर पाए, वो भी तो लीकेज प्रूफ करके लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, है ना। इसलिए भी कुपोषण अति व्याप्त रह गया है हमारे समाज में, हमारे देश में। ठीक है, अब धीरे धीरे सरकार की आंख खुल रही है। हम लोग समाधान में भी देखेंगे कि सरकार कैसे, कुपोषण सिर्फ भूख की समस्या नहीं है, यह एक बहुआयामी समस्या। यहीं पे इतने सारे तुम आयाम देख रहे हो, साथ में कुछ आयाम जो आपने नहीं बताया है, वो आयाम है कुपोषण सफाई, स्वच्छता, हाइजीन, शुद्ध पेयजल, सबसे संबंधित। किसी एरिया में एक गांव है, वहां एक जमींदार का घर है, अमीर है वो लोग, सैकड़ों हजारों बीघा जमीन है उसके पास, करोड़ों में उसकी कमाई है। गांव के सारे लोग गरीब हैं, ओपन डिफिकेशन जाते हैं, भले ही वो महल बनाए हुए हैं और अपने घर में उसके टॉयलेट हैं, वो अपना घर बड़ा स्वच्छ रखे हुए हैं, लेकिन कम्युनिटी के लेवल पे, गांव के लेवल पे सब लोग कहाँ जा रहे हैं, ओपन डिफिकेशन, बाहर जा रहे हैं खुले में शौच करने। क्या उस जमींदार का बच्चा पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। वो जो संक्रामक रोग जो खुले में शौच हो रहा है, तो वो जो मक्खी है वो घर में भी आएगा, उसके भी खाना को दूषित करेगा, वो बच्चा भी बीमार होगा, वो बच्चा को भी डायरिया होगा, वो बच्चा भी कुपोषित होगा। तो ये जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, हाइजीन है, हो सकता है बहुत अमीर हो गया लेकिन हाइजीन का सेंस नहीं आया हो, है ना। वो टॉयलेट साफ रखना है, ऐसे ही बताओ, सैनिटेशन और हाइजीन में क्या डिफरेंस है? सैनिटेशन और हाइजीन में क्या डिफरेंस? सैनिटेशन का मतलब अपने से बाहर वाले क्षेत्रों को साफ करना, टॉयलेट क्लीन होना चाहिए, घर साफ सफाई होना चाहिए, फिनाइल का यूज कर रहे हो। हाइजीन अपने शरीर को साफ करना, लड़कों के सेंस में रोज नहाना भाई, है ना, ठंड में भी नहाना। लेकिन हाइजीन जो आप देखिएगा, शौच के बाद हाथ धोना, है ना, अच्छे से स्नान करना,
या फिर महिलाओं के संबंध में हाइजीन के संदर्भ में ये भी आ जाता है कि माहवारी के समय सैनिटरी पैड्स अच्छा यूज करना, सब भी हाइजीन का पार्ट। समझ में आ गया? अब अगर जो बच्चा है भले ही वो अमीर घर का है लेकिन उसको हाइजीन का परिवार में सेंस नहीं है, तो शौच के बाद अच्छे से हाथ मल के नहीं वो खाना खा रहा है तब भी बीमारी आएगा कि नहीं? ये भी एक डायमेंशन है। कितना भी अच्छा खाना और स्वच्छता दे दो लेकिन जो जल है दूषित है तो कौन सा हाइजीन और कौन सा स्वच्छता, है ना? दूषित जल में तो बीमार पड़ना ही है। ये भी एक कारण, ये भी कुपोषण का कारण है। पेट भर देने मात्र से कुपोषण नहीं कम होगा। उसके अलावा जो स्वास्थ्य अवसंरचना अगर आपकी अच्छी है तो कुपोषण कम होगा। कैसे? बच्चा बीमार पड़ा, बच्चा विकसित देशों में भी बीमार पड़ता है, विकसित देशों में भी डायरिया होता है कुछ बच्चों को, है ना? तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए, ट्रेन डॉक्टर ट्रेन नर्स है और वहां पे खर्च से इलाज किया। डायरिया में ORS का घोल पिलाना पड़ता है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। भारत में वो भी प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण है तो ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, अवसंरचना की कमी है। ये आप तभी समाधान कर सकते हो जब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम आपका मजबूत। भारत में बुरी स्थिति है, खासकर उत्तर जहां जहां देखोगे प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर खराब है, वहां कुपोषण ज्यादा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में, भारत के उत्तरी राज्यों में, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, बिहार में, वही बिहार और केरल को कंपेयर करोगे, केरल में प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बड़ा शानदार है। अपने टोटल स्वास्थ्य बजट का 2/3 प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्च करता है। इसीलिए सभी आप वहां मानक देखेंगे बड़ा अच्छा है, कुपोषण कम है। बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन ये भी एक कारण है। बिहार में दुर्दशा है। इंडिया में सबसे ज्यादा उच्च लेवल पे कुपोषण असम और बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कारण होता है। ठीक है, एक अंतिम बात, हमने अशिक्षा, वही जागरूकता में आ जाएगा। ये जो अशिक्षा है इसको बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि भले ही आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं, आप जागरूक ना हो या अशिक्षित हो, खासकर खाद्य प्रणाली के संदर्भ में। क्या है भाई, ब्रेकफास्ट में मैगी 2 मिनट, बच्चे को लंच बॉक्स में पैक करके स्कूल में मैगी दे रहे हो, क्या होगा? अति पोषण। मेरे सोसाइटी में एक गार्ड है, उसका फैमिली भी वहीं बगल में रहता है, डेली अपने बच्चे को 1 पैकेट चिप्स देता है। हम मना करते हैं, उसको लगता है, बुरा लग जाता है कि हम गरीब हैं इसलिए हमको बार बार टोक रहा है। अब हम मना करना छोड़ चुके हैं। 3 बच्चे हैं, डेली 1 पैकेट चिप्स देता है। क्या है? जंक फूड। ये जो जंक फूड का कल्चर आया है और हम में उस संदर्भ में अशिक्षा है, उस संदर्भ में जागरूकता नहीं है। जो शहरीकरण की प्रवृत्ति भारत में आई है, जिस लेवल पे शहरीकरण हो रहा है, अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी ये प्रभाव हो गया है। जंक फूड कल्चर बड़े स्तर पे आया है। पहले जब हम लोग घर से निकलते थे कुछ बाहर खरीदने के लिए, तो कुछ ऐसा समोसा और ये सब तो मिलता ही था, साथ में पौष्टिक चीज भी बाहर मार्केट में मिल जाता था। अब पौष्टिक में क्या मिलेगा? मोमो नहीं, मोमो मिलेगा आपको, वही मैगी तरह तरह से बना के देगा, फ्रेंच फ्राइज मिलेगा। बाहर आप निकल जाइए, वही जंक फूड का पूरा ठेला जगह जगह लगा रहेगा। शहरी क्षेत्रों में फूड डेजर्ट और फूड स्वैम्प बन गया है। शहरी क्षेत्र क्या होता है? फूड डेजर्ट और फूड स्वैम्प। फूड डेजर्ट और फूड स्वैम्प शहरी क्षेत्र बन गया है। इसका क्या मतलब है? फूड डेजर्ट का मतलब है कि आप शहरी क्षेत्र में कोई सामान खरीदने निकलोगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे खाद्यान्न सामान जल्दी से नहीं मिलेगा, आसपास आपको खाने का चीज नहीं मिलेगा, साथ में अगर मिलेगा भी तो बड़ा महंगा होगा, बड़ा महंगा होगा। खासकर पौष्टिक आहार और ज्यादा महंगा होगा। फूड स्वयं, घर से निकल गए, घनी आबादी है, खाने को खूब मिल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? जंक मिल रहा है, मोमो मिल रहा है, मैगी मिल रहा है ना, समोसा जिलेबी मिल रहा है। उसके अलावा
और कुछ पौष्टिक चीज आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, फूड स्वैम्प, शहरी क्षेत्र बन गया है। बड़ा आसानी से आप तुरंत चिप्स खरीद सकते हो कि नहीं, पैकेट वाला। लेकिन भूजा आप जरा खरीदने की कोशिश करो, शरीर के लिए अच्छा है, नहीं मिलेगा आपको। एक बस है एक्सेप्शन, मुखर्जी नगर में पोहा मिल जाता है ना, पोहा पौष्टिक है। ठीक है, सौरभ जी खुश हो गए, पोहा उन्हीं के राज्य का। तो कोई डाउट आपकी तरफ से, कोई पॉइंट? ये समझ में आया कि बहुआयामी समस्या है, बताइए। हाँ, जब ये बहुआयामी समस्या है तो बहुआयामी कारण होगा इसका, यही कारण है ना। तो इसका समाधान कैसा, एक आयामी होना चाहिए या बहुआयामी होना चाहिए? बहुआयामी समाधान होना चाहिए, है ना। तो अब इसका प्रभाव भी बहुआयामी होगा, तरह तरह के प्रभाव होंगे, या परिणाम या प्रभाव। इसके क्या प्रभाव हैं? कुपोषण का प्रभाव क्या पड़ता है समाज पे? परिणाम या प्रभाव क्या पड़ेगा, बताइए। हाँ, एक जो बच्चा पे पड़ेगा, मां पे पड़ेगा, इसका सामाजिक प्रभाव देखेंगे, इसका आर्थिक प्रभाव देखेंगे, इसका देश के, राष्ट्र के संदर्भ में प्रभाव देखेंगे। ये मां के स्वास्थ्य पे देखेंगे, अब बच्चे के स्वास्थ्य पे देखेंगे ओवरऑल। और कोई पॉइंट आप, और कोई डायमेंशन खोल सकते हैं? राष्ट्र पे प्रभाव देख लिया, और वैश्विक स्तर पे नहीं जाना है हमें, है ना। वैश्विक स्तर पे जाओगे तो बहुत दुर्दशा है, दुनिया की बहुत बुरी स्थिति, खासकर युद्ध, है ना, ये सब जो चल रहा है, जलवायु परिवर्तन। बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चा, एक रिपोर्ट है कि 6 साल तक बच्चा का 85% से अधिक ब्रेन डेवलप होता है। जितना अच्छा पोषण होगा उतना अच्छा ब्रेन डेवलप होगा। जितना अच्छा ब्रेन डेवलप होगा उतना उसका लर्निंग आउटकम अच्छा होगा, सीखने की क्षमता अच्छी होगी। अगर ये नहीं हुआ तो कुपोषित बच्चा है, एक तो याद रखना, कुपोषित मां कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। जो मां कुपोषित होती है तो जो बच्चा को जन्म देने में बड़ा जटिलताएं आती हैं, जन्म देने के बाद बच्चे के स्वास्थ्य पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चा कुपोषित होना लगभग गारंटीड है। अब जो बच्चा कुपोषित है तो उसका ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हुआ, जब ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हुआ, लर्निंग आउटकम ठीक से नहीं है, लर्निंग आउटकम ठीक से नहीं है, एक साथ तुम बोल रहे हो भैया यूपीएससी में एक साथ खड़े हो जाओ, अमीर घराने, मतलब पोषित बच्चा कुपोषित बच्चा दोनों, कैसे? जब इसका लर्निंग आउटकम ही अच्छा नहीं है, जिंदगी भर पिछड़ जाएगा, अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, अच्छा मानव संसाधन। अच्छा, ऐसा जो बच्चा होता है, वो बच्चा जो कुपोषित बच्चा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रति ज्यादा संवेद्य होता है। यही नहीं, कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू के प्रति ज्यादा संवेद्य होगा, इनका मृत्यु दर ज्यादा होता है, जिंदगी भर लगभग बीमार ही रहते हैं, स्वास्थ्य खराब, शिक्षा खराब, तो कौन सा मानव संसाधन बनेगा? ये नहीं बन पाएगा, है ना। ये मजदूरी करेगा, मजदूरी में भी सही से काम नहीं कर पाएगा, वहां भी रोजगार नहीं मिलेगा। क्या होगा फिर? वो जो गरीबी का दुष्चक्र है, निर्धन है, निर्धन है, इसके कारण उसके खाद्यान्न तक पहुंच नहीं है तो कुपोषित हुआ, मां कुपोषित, बच्चा कुपोषित, उसके कारण ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं बन पाया, उसके कारण उसको अच्छा रोजगार नहीं मिल पाएगा,
उसके कारण निर्धन ही रह जाएगा। ये चक्र सालों साल चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसके कारण क्या होता है कि जो सोशल मोबिलिटी होना चाहिए, सामाजिक गतिशीलता होनी चाहिए समाज में, कि जो सामाजिक गतिशीलता क्या होता है कि अपनी ही पीढ़ी में, समाज में एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की क्षमता, यही क्या कहलाती है? सामाजिक गतिशीलता। वो समाज जिसमें सामाजिक गतिशील, भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में सबसे बड़ा दो अवरोध क्या है? किसी व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं देता है। इसमें दो अवरोध क्या है? एक प्रतिशतता, 50% आबादी उससे ग्रसित है कि महिला चाह रही है लेकिन प्रतिशतता अवरोध है, उठने दे ही नहीं रहा है। और पूरी आबादी के लिए क्या है सबसे बड़ा अवरोध? जाति व्यवस्था, जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव में कोई भी उठना चाह रहा है, उसको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उठ नहीं पा रहा है। आप बोलेंगे निर्धनता, वो भी है, लेकिन वो तो पूरी दुनिया में होता है। भारतीय समाज के संदर्भ में दो सबसे प्रमुख बाधाएं सामाजिक गतिशीलता में, एक तो जातिगत भेदभाव और दूसरा प्रतिशत। बात समझ में आ रही है? ऊपर से निर्धनता आ गया, ऊपर से कुपोषण आ गया, सामाजिक गतिशीलता कहां से होगा? नहीं होगा ना। इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा? अच्छा, मां के स्वास्थ्य पे क्या पड़ेगा प्रभाव? याद रखना, मां कुपोषित है, जो बच्चा पेट में होता है तो मां से ही पोषण खींचता है। अगर कुपोषित है तो उसका सारा पोषक तत्व तो खींचेगा, वो बच्चा भी पूरा नहीं ले पाया, मां तो और ज्यादा कुपोषित हो जाएगी, उसकी उत्पादकता भी घट जाएगी, उसका भी जो बच्चे का सही से लालन पालन नहीं कर पाएगी, वो घर के लिए आय अर्जन नहीं कर पाएगी, पूरा घर गरीबी में जा सकता है। ये बताइए इसका राष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बता दें कि जो वेस्टिंग है उसके संदर्भ में आता है, 1% कम अगर हाइट है कुपोषण के कारण किसी बच्चे का 1% कम हाइट है, भविष्य में रिपोर्ट आया है, भविष्य में 2.5% कम उसका कमाई होगा। मतलब तुलनात्मक रूप से जो कंपेयर किया गया है कि कुपोषण के कारण अगर 1% हाइट कम है, जितना होना चाहिए 1%, है ना, तो उसका भविष्य में उसके आय में कितना परसेंट कम हो जाता है? 2.5%। अगर 10% हाइट कम है तो कितना कम हो जाएगा? 25%। तो उसकी क्षमता कम हो गई। ये पूरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? राष्ट्र पे, भारत पे। भारत बड़ा खुश है कि हम लोग डेमोग्राफिक विंडो में हैं, इस खिड़की में खूब विकास करेंगे, खूब कार्यशील हमारे पास क्या होगा? जनता होगी, कार्यशील समूह होगा, युवा होगा जो काम करेगा, देश को विकसित बनाएगा। लेकिन वो युवा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स इस कुपोषण के कारण नहीं बन पा रहे। एक रिपोर्ट है कि भैया अगर ये कुपोषण की समस्या कम कर दी जाए तो आर्थिक वृद्धि दर 1.5% से 2% बढ़ जाएगी। 1.5% से 2% बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी संदर्भ में आपको अभिजीत बनर्जी का नाम सुने आप? अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी का नाम नहीं सुने आप? नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, भूल गए? भारतीय हैं सौरभ, अभिजीत बनर्जी है ना। लोग हमको डरा दिया कि कोई बोल ही नहीं रहा है। नोबेल प्राइज भाई भारत में जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो तो उंगलियों पे गिन सकते हो। शुरुआत होता है रविन्द्रनाथ टैगोर से, लास्ट मिला है किसको? कैलाश सत्यार्थी या अभिजीत बनर्जी? अभिजीत बनर्जी को। उनसे पहले कैलाश सत्यार्थी को, है ना। उससे पहले अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन का एक कोट हम बोल चुके हैं आज, क्या बोले हैं? कि जो भुखमरी की समस्या सिर्फ खाद्य की उपलब्धता और अनुपलब्धता का परिणाम नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक असमानता का परिणाम है। एक नोबेल प्राइज विनर के कोट का हम बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स में काम किए, वो सोशल साइंटिस्ट भी माने जाते हैं। उनके काफी अच्छे अच्छे बुक्स हैं, जो आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आपको पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से अभिजीत बनर्जी 3-4 साल या 5 साल पहले मिला है उनको नोबेल प्राइज।
उनका कहना है कि पोषण में निवेश वास्तविक रूप में राष्ट्र के भविष्य में निवेश है। पोषण में निवेश वास्तविक रूप में राष्ट्र के भविष्य में निवेश। ठीक है, अब इसका कुपोषण का आपने प्रभाव देख लिया। अब भारत में कुपोषण हेतु कुछ सरकारी पहल किया गया है। क्या क्या किया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें जो भूखमरी की समस्या है, अरे भाई ये तो पक्का है कि कुपोषण की समस्या सिर्फ भूखमरी की समस्या नहीं है, लेकिन भूखमरी की समस्या तो अल्प पोषण में है ही। तो आपको भूखमरी की समस्या मिटा के ही आगे और भी प्रयास करना है। तो जो 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में अनाज देने का स्कीम चल रहा है, उसको सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें पहले बच्चे के जन्म पे कितना मिलता है? 5,000 रुपये महिला को मिलता है, ताकि वो स्टार्टिंग के दिनों में क्या करे? अपना बच्चा और अपना पोषण कर सके। पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसका क्या काम है? बच्चों और महिलाओं के लिए प्रमुख पोषण मानदंडों को सुधारना। ईट राइट मूवमेंट का उद्देश्य सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश की खाद्यान्न प्रणाली को बदलना। ये क्या मतलब है? खाद्यान्न प्रणाली को बदलना। देखिए, थाली में जितनी ज्यादा विविधता होगी उतना कम कुपोषण होगा। ये हमने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया पूरे देश में। पंजाब में कोई चावल खाता नहीं, वहां भी आजकल चावल बड़े स्तर पे हो रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न, 2 फसल पे आ गए। कौन कौन? चावल और गेहूं। तो हमारे थाली में भी विविधता समाप्त हो गई। बस दिन में चावल और रात में रोटी। पश्चिम बंगाल में 3 टाइम चावल, बिहार में 1 टाइम चावल दिन में, और इधर आप आएंगे हरियाणा राजस्थान तो आपको खाली रोटी, और हरियाणा में उधर चले गए पश्चिम की तरफ तो बाजरे का रोटी। क्या किसान, है ना? तो आप देखिएगा कि क्रॉपिंग पैटर्न बदलने के कारण हमारे थाली में जो एक परंपरा से मोटा अनाज आया था उसको हम लोग हटा दिए, सिर्फ गेहूं चावल पे आ गए। कैलोरी तो मिल रहा है, लेकिन मोटा अनाज में सूक्ष्म पोषक तत्व, ज्वार बाजरा रागी, इसमें क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। इसका ईट राइट मूवमेंट का यही प्रयास है कि हमारे थाली में फिर से विविधता आए। आईसीडीएस आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत आपको पता है, आंगनवाड़ी में आईसीडीएस प्रोग्राम है, इसमें 6 प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें पूरक पोषण भी दी जाती है। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति महीना 5 केजी अनाज देने आपका अधिकार है। कितना परसेंट आबादी को? 65% आबादी को, 50 और 75 बीच में 65। उसके बाद और बताइए और क्या है? मिड डे मील, वेरी गुड। मिड डे मील में हम लोग बच्चों को खिला रहे हैं। 12 करोड़ बच्चे अभी तक लाभान्वित हुए हैं, उसमें काफी बच्चे हैं। उसके अलावा पोषण ट्रैकर भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत हम लोग कुपोषण के चीज को लाइव ट्रैकिंग करते हैं। कहाँ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उस पर डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे स्कीम है। यहाँ तक कि हम लोग अब मतलब पिछले कुछ सालों से जो पीडीएस सिस्टम में अनाज दे रहे हैं उसमें फोर्टिफाइड चावल दे रहे हैं। चावल का फोर्टिफिकेशन करके मिक्स कर रहे हैं उसको, है ना? आगे की राह, क्या समाधान होना चाहिए बताइए? क्या समाधान होना चाहिए? वे फॉरवर्ड। सबसे पहले तो ये समझना है कि समस्या कैसी समस्या है? बहुआयामी समस्या है। कौन कौन? कुपोषण की समस्या, है ना? कुपोषण का तिहरा बोझ क्या है?
बहुआयामी समस्या है जिसके बहुआयामी कारण हैं, जिसके बहुआयामी प्रभाव हैं, जिसका समाधान कैसा होगा? बहुआयामी समाधान होना चाहिए। सिर्फ भूख की समस्या समझ के डील करोगे, एक आयामी डायमेंशन निकालोगे तो गेम खत्म। कौन सा होना चाहिए? बहुआयामी समाधान होना चाहिए। बहुआयामी समाधान में ये भूख की समस्या एक आयाम है, तो पीडीएस सिस्टम से को और एफिशिएंट बनाए, है ना, लीकेज को कम करे। ठीक है, पीडीएस में याद रखना, चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए, मोटा अनाज 1 रुपए, मिलता ही नहीं है मोटा अनाज। पीडीएस में मोटे अनाज को फिर से व्यवहारिक स्तर पे, सिर्फ कागज पे नहीं, व्यवहारिक स्तर पे इंप्लीमेंट करें, है ना, कि लोग मोटे अनाज की तरफ फिर से वापस आए। जैसे ही मांग बढ़ेगा तो मांग प्रेरित फिर वो उसका उपज भी बढ़ेगा, किसान उस पर काम करेगा। तो एक तो भूखमरी की समस्या को कम करें पीडीएस को एफिशिएंट बना के। और बताइए, माताओं द्वारा हम लोग उसमें भी काफी आगे पहुंच चुके हैं, 80 से 85% कि मिनिमम 6 महीने तक माताओं द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देना, है ना। आजकल फैशन चल रहा है, ये भी एक फैशन है कि स्तनपान ना कराना, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना। बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग है। और बताइए, और आपके पास क्या समाधान है? पोषण, शिक्षा और जागरूकता। भले ही पैसा हो लेकिन पोषण, शिक्षा व जागरूकता नहीं है तो दिक्कत आ जाएगा। जो पोषण शिक्षा हम लोग आंगनवाड़ी के माध्यम से, हम लोग स्कूल के माध्यम से, बड़ा मिशन, बड़ा कार्य, विभिन्न डिजिटल मीडिया के या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पोषण शिक्षा और जागरूकता बढ़ा सकते हैं। जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको, खासकर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बोला गया है कि जो आपका हेल्थ बजट है उसका कम से कम 2/3 प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ ही राज्य करता है, केरल, तमिलनाडु, सभी राज्यों को ये दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जो स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में फिर से अभिजीत बनर्जी कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच मात्र एक अधिकार नहीं है, यह एक विकास का आधार है, यह राष्ट्र के विकास का आधार है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक अधिकार मात्र नहीं है, पूरे राष्ट्र के विकास का आधार है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पे आपको, जब यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं उसका पिलर है, प्राथमिक पिलर है प्राइमरी हेल्थ केयर। इस प्राइमरी हेल्थ केयर के बहुत फायदे होते हैं जिसमें कुपोषण भी आपका है। उसके अलावा बताइए, जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है ना, उसका भी समाधान करना पड़ेगा। कैसे? सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब पुलिस घर में थोड़ी ना जाएगी कि भैया माताएं पहले खाएं। वो तो बृहद स्तर पे आपको आमूल चूल पर जागरूकता भी फैलाओगे। प्रतिशतता इतना स्ट्रांग है कि डाइल्यूट होना बड़ा टफ है। इसी संदर्भ में जीन ड्रीज का नाम कौन सुना है आप? सौरभ जी, तुम लोग द हिंदू पढ़ते नहीं हो क्या? बेल्जियम के सोशल साइंटिस्ट हैं, रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, है ना। भारत में द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में वो इसमें लिखते रहते हैं। बड़ा शानदार उनका स्टेटमेंट है कि कुपोषण का समाधान केवल तकनीकी उपायों से नहीं हो सकता है, केवल तकनीकी उपायों से नहीं हो सकता है, हमें सामाजिक संरचनाओं को बदलना होगा। सामाजिक संरचना, प्रतिशतता, जातिगत भेदभाव भी कुपोषण का एक कारण है, खासकर वंचित तबके में, है ना। तो क्या कहा है ड्रीज साहब ने कि कुपोषण का समाधान केवल तकनीकी उपाय से नहीं कर सकते, हमें सामाजिक संरचनाओं को बदलना होगा।
तो महिलाएं 50% है, 57% उसमें एनीमिया है की शिकार हैं। उसमें कितना भी तुम जागरूकता अभियान चला लो, खासकर टॉप टू बॉटम अप्रोच से काम नहीं चलेगा। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, स्थानीय निकाय, अब बॉटम अप अप्रोच लेना पड़ेगा, ग्राम सभा को सशक्त करना पड़ेगा, स्थानीय निकाय, इस क्षेत्र में काम कर रहा एनजीओ को साथ लेना पड़ेगा, वो भी एनजीओ वो जिसमें महिलाएं ज्यादा हो ताकि घर के अंदर जा सकें। गांव में कोई पुरुष जाएगा घर के अंदर घुसने देगा उसको? नहीं, महिलाएं जो जागरूकता फैला सकती हैं। तो आपको बहुआयामी दृष्टिकोण में भी बहुहितधारक दृष्टिकोण लेना पड़ेगा। कौन सा दृष्टिकोण? बहुहितधारक दृष्टिकोण। पहले क्या था कि भैया जो सिर्फ और सिर्फ सरकार और लाभार्थी ही हैं, यही दो हितधारक हैं। अब आपको सिविल सोसाइटी को भी लेना चाहिए हितधारक के रूप में, निजी क्षेत्र को भी लेना चाहिए। निजी क्षेत्र को मतलब जो कंपनियां हैं उनको पौष्टिक आहार के सेंस में प्रमोट करने की आवश्यकता है, जंक फूड पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जागरूकता में वो भी आपको बताना पड़ेगा कि जंक फूड का साइड इफेक्ट क्या होता है। ये 2 मिनट के मैगी से आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही खराब होगा। लंच बॉक्स में पैक करके आप नहीं दे सकते। इस बहुत सारे जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ बैन है, वहाँ चेक होता है लंच बॉक्स। देख लिया बच्चा मैगी खा रहा है, तुरंत उसको रोक देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बताइए, और आपकी तरफ से कोई और समाधान हो? हाँ, स्थानीय लेवल पे हम लोग साग सब्जी मोटा अनाज है ना उगा सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। 2 फसल आधारित क्रॉपिंग पैटर्न को, पुराना जमाना का जो विविधता है वो लाना पड़ेगा। अपनी थाली में खाने में विविधता लाना पड़ेगा। साथ में बहुआयामी दृष्टिकोण में साफ सफाई, खुले में शौच को बंद करना पूरी तरीके से, है ना, सैनिटेशन हाइजीन पे ध्यान देना। और साथ में लास्ट पॉइंट, हर एक घर में शुद्ध जल पहुंच हो। जो हर घर नल जल स्कीम है तो वो तभी उसको सफल बनाने की बड़ा आवश्यकता है। सिर्फ नल लगाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मालूम चला पानी नहीं आ रहा है, पानी आ भी रहा है तो वो कैसा पानी होना चाहिए? साफ पानी होना चाहिए, है ना। तो उस पर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। शुद्ध जल बड़ा इंपॉर्टेंट। बच्चों में कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है अशुद्ध जल, जिस कारण से डायरिया होता है। आपकी तरफ से कोई और समाधान हो, कुछ इनोवेटिव समाधान हो? हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन पे ज्यादा बल दे सकते हैं, है ना। जो राइस में क्यों राइस को ही चुना गया फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, गेहूं को नहीं चुना गया? बताइए। वेरी गुड। हमारी 65% आबादी क्या खाती है? राइस, चावल खाती है। तो फोर्टिफाइड जो आपको चावल है उसको मिक्स कर दिया जाता है मिल से निकले हुए चावल के साथ। बड़ा शानदार दिमाग लगाया गया। ठीक है, और कोई आपका डाउट हो इसमें? बिल्कुल, गोल्डन राइस भी आपको फोर्टिफाइड, उसमें क्या मिलाया जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन ए, बिल्कुल इसमें ऐड किया जा सकता है। यही नहीं, आप इनोवेटिव सजेशन दे सकते हैं कि अभी समय आ गया है कि हम लोग का फोकस प्रोटीन की तरफ, तो प्रोटीन की तरफ हो तो जो आपको मिड डे मील में तो प्रोटीन का है लेकिन पीडीएस में प्रोटीन का नहीं है। तीनों जो अनाज है, मोटा अनाज हो चाहे आपको, ये सब कैलोरी के लिए, तो प्रोटीन दाल भी उसमें शामिल किया जा सकता है। या फिर दलहन पौधे के एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है, दलहन फसल के। क्यों? हम लोग दाल का सबसे बड़े उपभोक्ता, सबसे बड़े उत्पादक और सबसे बड़े आयातक देश हैं। उसकी कीमत को कम करना, इन्फ्लेशन बड़ा, उसमें वैश्विक कीमत बड़ा प्रभाव डालता है हमारे दाल को। भारत छोड़ के लगभग सब जगह पे
प्रोटीन के लिए लोग मांस और मछली पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है तो हमारा डिपेंडेंसी किस पे है? दाल पे है। समझ पा रहे हैं? तो हमें दाल के संदर्भ में और ज्यादा प्रयास, क्योंकि हरित क्रांति से दाल को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, यहां तक कि घाटा हुआ है। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, समाप्त किया जाए। चलिए, थैंक यू।